Hello and welcome to the Lucky Education YouTube channel. Dear students, today we are going to discuss different usage of acids, base and salts. तो हाँ बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा था? अम्ल क्षार के विभिन्न साधारण सामान्य गुणधर्म पढ़े थे। उसके अलावा अम्ल और क्षारों की हमने कुछ संकल्पनाएं देखी थी। आर्यनीय संकल्पना, ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना एवं लुईस संकल्पना। इसके बाद चलते हैं हम अब अम्ल, क्षार व लवणों के भिन्न भिन्न उपयोग। तो देखिए क्या कौन कौन से अम्लों के क्या क्या उपयोग होते हैं। पहले अब अम्लों की बात करें हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे सामान्य नाम अगर इसका बोलें तो इसे बोल देते हैं इसे बोल देते हैं हम नमक का अम्ल। और ये सामान्यतः उद्योग धंधों में क्या होता है, बॉयलर जो होता है, पानी गर्म करने वाला बॉयलर जो होगा, उसके अंदर कुछ पपड़ियाँ जम जाती हैं, उन्हें साफ़ करने के लिए। उसके अलावा घरों में हमारे में किचन में सिंक होती है, उसके अलावा सैनिटरी होता है, जो फ्लैश वगैरह होते हैं लैट्रिन वगैरह के, उन सभी को साफ़ करने के लिए तेजाब के रूप में भी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब अगर बात करें हम नाइट्रिक अम्ल, जिसे हम शोरिक अम्ल भी कहते हैं, शोरिक अम्ल सामान्य नाम, वैसे इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल जो होता है, इसका उपयोग रासायनिक उर्वरक बनाने में एवं विभिन्न प्रकार के आभूषण जो है, सोने चांदी के आभूषण गहने जो है, उनको साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर बच्चों तीसरा आता है H2SO4, जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का सामान्य नाम की बात करें हम तो इसे गंधक का अम्ल बोल दो या तेजाब भी बोल दो, गंधक का अम्ल भी इसे कहा जाता है। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। कार, ट्रक आदि की जो बैटरी होती है वहाँ यूज होता है। पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, उनके शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं, साबुन हुआ, अपमार्जक उद्योग हुआ, वहाँ भी इसका यूज होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, इसका सभी अम्लों में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, इसीलिए इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। किंग ऑफ एसिड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, किसी देश की औद्योगिक प्रगति की दर उस देश में उत्पादित या उपयोग किए जाने वाले सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा से मापा जाता है। कौन सा देश कितना अधिक विकसित है, यह डिपेंड करता है, यह निर्भर करता है कि वहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल कितना बनाया जा रहा है, उसका कितना उपयोग किया जा रहा है और कितने भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड का भी 3 साल पहले ही बोर्ड में आया है। किसी देश की प्रगति, औद्योगिक जो प्रगति है, उसकी दर को किस अम्ल के उपभोग के द्वारा मापा जा सकता है। तो कौन सा अम्ल है वो? गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर हम चौथा बात करें हम एसिटिक अम्ल, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल में जब जल मिला देते हैं तो इसका 2 से 3% एसिटिक अम्ल का तनु विलयन जो होता है वो सिरका कहलाता है। सिरका जो होता है, इसका उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, यानी खाने के बहुत सारा सामान ऐसा होता है, खाद्य पदार्थ, जिसे सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक। अचार होते हैं, बहुत सारे अचार होते हैं, अचार में डाला जाता है जिससे लंबे समय तक ख़राब नहीं हो। उसके अलावा लकड़ी के बहुत से फर्नीचर होते हैं, एसिटिक अम्ल और पानी को मिलाकर और कपड़े के जरिए यदि हम पॉलिश करें उस पर, तो विभिन्न प्रकार के जो छोटे मोटे
कृमि वगैरह होते, दीमक वगैरह हैं, ये नहीं लगेंगी, वो नष्ट हो जाएंगी। तो उनको साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, ये अम्लों के बारे में हमने हल्की सी जानकारी ले ली इनके उपयोग। उसके अलावा आते हैं अब हम क्षारों के विभिन्न उपयोग। तो पहला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं कैल्शियम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम सामान्य नाम की बात करें तो इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा चूना। और इसी का उपयोग जो होता है, इसी का उपयोग दीपावली पर सफ़ेदी के रूप में किया जाता है। ये बनता कैसे है? चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड चूना, जो हम सफ़ेदी, जो हम थैली में जो मोटे मोटे दाने लेके आते हैं सफ़ेदी के, उसका सूत्र है, वो चूना होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, उसका ये सूत्र है। उसे हम किस में मिला देते हैं? कोई मटके या फिर बर्तन में पानी लेते हैं और उसमें जाकर उसे मिला देते हैं। मिलाने के बाद एक विलयन बन जाता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। वो विलयन हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यही है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूँकि ये क्षार है, तो आजकल आप जानते हैं जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जनसंख्या की आवश्यकता की खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए ज़मीन पर क्या किया जा रहा है? रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव के द्वारा अधिक उत्पादन किया जा रहा है। तो धीरे धीरे एक लंबे समय के बाद क्या होता है, मृदा जो होती है, मृदा में अम्लीय पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है, अम्लीय अम्ल हो जाते हैं, यानी मृदा अम्लीय हो जाती है, बंजर हो जाती है भूमि। ऐसी बंजर भूमि या अम्लीय मृदा को पुनः उदासीन करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक निश्चित सांद्रता का विलयन अगर उसमें खेत में छिड़काव किया जाए तो ये क्षारीय विलयन उस अम्लीय मृदा को उदासीन कर देता है। और उदासीन, हम जानते हैं उदासीन जो विलयन होता है उसमें पेड़ पौधे आसानी से उग जाते हैं। तो मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ कीटनाशक के साथ में मिलाकर भी इसका उपयोग छिड़काव किया जाता है, जिससे कृमि वगैरह, कीट वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये हुआ हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक फेमस जो नाम है, वो नाम है, इंग्लिश में ही लिखना उचित रहेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? जब हम अति भोजन कर लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या फिर हम बहुत तला भुना भोजन खा लेते हैं, तो उसके पश्चात अपने आमाशय जो होता है, आमाशय में अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? स्रावित होता है। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की दीवारों को जलाता है, जिससे कब्ज होने लगती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। इसी स्थिति को बोलते हैं अम्लता, या फिर बोलते हैं एसिडिटी। तो कैसिडिटी, यह एसिडिटी, एसिड की मात्रा का बढ़ जाना हमारे। तो ऐसी स्थिति में जब एसिड हमारे आमाशय के अंदर या उदर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है, तो उस समय उसे शांत करने के लिए, उस जलन को, जो हमारी जलन हो रही है उसको शांत करने के लिए हम कुछ दुर्बल क्षारीय लवणों का उपयोग करते हैं या दुर्बल क्षारीय पदार्थों का उपयोग करते हैं। उसमें से एक दुर्बल क्षारीय पदार्थ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। यह आमाशय के अंदर बने अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर पेट में होने वाली जलन से छुटकारा दिलाता है। तो यानी अम्लता को दूर करने वाले पदार्थ जो होते हैं उन्हें बोलते हैं एंटासिड, एंटासिड, या फिर ये तो इंग्लिश का नाम है, अगर हम हिंदी में बात करें तो प्रति अम्ल, या अगर और बात करें तो प्रत्यम्ल। तो हम एक ही लाइन में अगर बात बोलें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की कब्ज को दूर करने में, अम्लता को दूर करने में एंटासिड या प्रति अम्ल या प्रत्यम्ल के रूप में किया जाता है। इसके बाद बच्चों आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बोलते हैं इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड।
और अगर इसके सामान्य नाम की बात करें तो इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा अत्यंत दाहक प्रवृत्ति का होता है। ये जला देता है, अगर त्वचा पर ये गिर गया तो उसे जलाने की क्षमता रखता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत अधिक उपयोग होते हैं। इसके उपयोगों में बात करें, साबुन अपमार्जक उद्योगों में इसका उपयोग होता है, कागज़ बनाने में इसका उपयोग होता है, कांच बनाने वाले उसमें होता है, एल्युमिनियम के शोधन के दौरान भी इसका उपयोग होता है। तो भिन्न भिन्न तरीके से इसका उपयोग बहुत अलग अलग जगह पर किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों अब चलते हैं लवणों के, विभिन्न लवणों के उपयोग। तो सबसे पहला लवण हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर सामान्य नाम की बात करें तो इसे चूने का पत्थर भी कहते हैं। चूने का पत्थर, इसे संगमरमर भी कहते हैं। संगमरमर का भी यही सूत्र है। तो इसका यदि बात करें हम उपयोग की, तो कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर का उपयोग संगमरमर के रूप में, आपको मालूम है विभिन्न बिल्डिंग संगमरमर की बनाई जाती हैं, तो सुंदरता बढ़ाने में होता है, फर्श बनाने में यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट का मेन तो ये हो गया। उसके अलावा ध्यान रखो, अंडे के जो खोल होते हैं वो भी इससे मिलके बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। उसके अलावा बहुत प्रकार के कुछ सीमेंट होते हैं, सीमेंट में इसका यूज किया जाता है। एक और इसमें इम्पोर्टेंट है, लोहे धातु का धातु कर्म की प्रक्रिया क्या होता है? धातु कर्म अयस्क में से धातु को प्राप्त करने की क्रिया होती है धातु कर्म। तो धातु के निष्कर्षण के दौरान, अयस्क में से धातु को निकालने के दौरान क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। और वो भी लोहे धातु के धातु कर्म में। तो लोहे का अयस्क, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, उनसे लोहा प्राप्त करने के दौरान भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं AgNO3, इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर जो नाइट्रेट होता है, इसका उपयोग देखिए अमृत शाही में किया जाता है। जब वोटिंग करने जाते हैं, मतदान करने जाते हैं, तो मतदान के बाद उंगली पर एक नीले रंग की स्याही लगाई जाती है, जो कम से कम 7 से 10 दिन तक वो मिटती नहीं है, हाथों से, उंगली से मिटती नहीं है। तो वो जो स्याही होती है वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। उसके अलावा ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, श्याम एवं श्वेत फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट जो फोटो बनाए जाते हैं उसमें सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा हम बात करें K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। इसका सूत्र ये क्या है? इसको बोलते हैं पोटाश एलम, और हिंदी में अगर वैसे नॉर्मल बात करें तो इसे बोलते हैं फिटकरी। तो फिटकरी का अणु सूत्र, रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, दोनों का लवण है ये, इसीलिए इसे बोलते हैं द्विक लवण है ये। इसका उपयोग आपको मालूम है, शेविंग वगैरह होती है, दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो उसके बाद किया जाता है इसका उपयोग, और यानी गंदगी को हटाने में। सीधी अगर बात करें हम, तो पानी में कोई अशुद्धि हो, अविलेय जो अशुद्धियाँ होती हैं, अगर पानी पर इसको घुमा दिया जाए, फिरा दिया जाए, तो अशुद्धियाँ वो होती हैं भारी होकर तली पर बैठ जाती हैं और शुद्ध पानी ऊपर रह जाता है, उसे निकाल सकते हैं। तो पानी की अशुद्धियों को दूर करने के लिए, उन्हें बैठाने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक बनाने में, रासायनिक उर्वरक जो होते हैं वो बनाने में, उसके अलावा विस्फोटक पदार्थ, वेरी मोस्ट ध्यान रखिए,
अभी आपको मालूम है इसी समय, अभी परसों के दिन ही लेबनान के बेरूत शहर में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है। तो वहाँ पर ऐसा माना गया है कि उस बंदरगाह पर जहाँ ये धमाका हुआ है, आपने न्यूज़ चैनल्स पर या मोबाइल फ़ोन पर देखा होगा आपने, बहुत ही पूरा की पूरा शहर ही वो ख़त्म हो चुका है। 70% वो पूरा शहर तबाह हो चुका है। तो अमोनियम नाइट्रेट नामक लवण ही वहाँ था जो कि विस्फोटक का कार्य भी करता है। तो उसमें आग लग गई थी, उससे व्यापक बहुत ज़्यादा हानि हुई है। तो बच्चों, अम्ल, क्षार और लवणों के विभिन्न उपयोग हमने देखे। आप सभी इनको नोट कीजिए, और जब तक आप नोट कीजिए हम अगले टॉपिक के साथ फिर आते हैं। हाँ तो बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है पीएच स्केल, पीएच मापक्रम। तो देखिए पीएच मापक्रम क्या है। एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किसी विलयन में H+ आयनों यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए एक मापक्रम विकसित किया, एक स्केल बनाया। उस स्केल को कहा गया पीएच स्केल। ये पीएच स्केल अम्ल व क्षार के सामर्थ्य या शक्ति को प्रदर्शित करता है कि अम्ल व क्षार में कितनी सामर्थ्य है। वो इसको स्केल है क्या है, देखिए पीएच स्केल इस प्रकार का एक स्केल है। इस स्केल पर 0 से लेकर 14 तक अंक बनाए गए और बिल्कुल बीच में रखा गया 7। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब ध्यान रखो, ये क्या है, देखिए H+ आयनों की सांद्रता। यहाँ पर हम बात करें तो OH- आयनों की सांद्रता। ध्यान रखो, पीएच स्केल के अनुसार जिन विलयनों का पीएच ठीक 7 होता है वो विलयन उदासीन प्रकृति के होते हैं, और 7 से कम एवं 0 तक पीएच रखने वाले विलयन जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। 7 से अधिक एवं 14 तक पीएच रखने वाले विलयन क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब ये ऊपर ये लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन से ही पूरा यहाँ पर समझ में आएगा। ये लाइन है क्या है, देखिए आपको क्या देखनी है, ये लाइन देखनी है। ऊपर जो है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, नीचे जो है वो हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता। तो ध्यान रखो, यहाँ से ये इस लाइन के ऊपर देखना है। ये वाला क्षेत्र चौड़ा है और चौड़ाई धीरे धीरे जाते हैं क्या होती आ रही है, कम होती जा रही है। चौड़ाई कम होती आ रही है, और चौड़ाई यहाँ पर है ये किसके लिए, H+ आयनों के लिए। यानी यहाँ पर H+ आयन बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ से चलते आएंगे तो H+ आयन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अम्लीय गुण बहुत ज़्यादा होंगे, H+ आयन ज़्यादा, और यहाँ पर कम होंगे, चौड़ाई कम होती आ रही है, और यहाँ पर H+ आयन क्या होंगे, बहुत ही कम। अब इसी बात को मैं यहाँ से इससे बात करूँ, हाइड्रोक्सिल आयनों के आधार पे बात करूँ, तो इस जगह हाइड्रोक्सिल आयन सबसे कम होंगे, कोई नीचे देखिए चौड़ाई सबसे कम। इधर से चलते आ रहे हैं तो चौड़ाई क्या होती आ रही है,
चौड़ाई बढ़ती जा रही है, तो बाईं से दाईं ओर चलेंगे तो OH माइनस आयन बढ़ते जाते हैं या क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है, जबकि दाएं से बाएं चलेंगे तब अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। इससे पता लगता है। तो हमें मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पीएच स्केल क्या है? अम्ल व क्षारीय कोई भी विलयन हो या किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को ज्ञात करने हेतु एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, उन्होंने एक स्केल विकसित किया, एक मापक्रम बनाया था। उस मापक्रम को बोलते हैं पीएच मापक्रम या पीएच स्केल। पीएच जो स्केल होता है, पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं, और पीएच मापक्रम के अनुसार बात करें तो जिन विलयनों का पीएच ठीक 7 होता है उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। 7 से कम और 0 तक पीएच रखने वाले विलयन अम्लीय प्रकृति के, 7 से अधिक एवं 14 तक पीएच रखने वाले विलयन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। स्केल के आधार पर हम बात करें तो बाएं से दाएं चलेंगे तो अम्लीय गुण क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे, क्योंकि ये देखिए सांद्रता H+ आयनों की कम होती जा रही है। बाएं से दाएं चलें तो क्षारीय गुण क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। यानी 0 pH वाला कोई विलयन होगा उसमें अम्लीय गुण सबसे ज़्यादा होंगे, 14 pH वाले विलयन में अम्लीय गुण क्या होंगे? सबसे कम। अब इसी बात को OH आयनों के आधार पर बात करें तो 0 pH वाला जो विलयन होगा उसमें क्षारीय गुण सबसे कम होंगे, लेकिन अम्लीय जैसे क्षारीय गुण क्या होंगे? सबसे कम। लेकिन जैसे जैसे बाईं से दाईं ओर बढ़ते जाएंगे 14 पर जैसे पहुंचेंगे तो क्षारीय गुण क्या हो जाएंगे? सर्वाधिक हो जाएंगे। अब हम बात करें पीएच शब्द, जो पीएच है, पीएच शब्द में पी का अर्थ होता है, एक जर्मन भाषा का एक शब्द है पोटेंज, पुसांस। जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसे बोलते हैं पुसांस, इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंज। पोटेंज के लिए पी यूज होता है, और पोटेंज का अर्थ होता है पावर यानी शक्ति। जबकि H जो है, H का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जिसे व्यक्त करते हैं हम H+ को हाइड्रोजन आयन, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं तो सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो पीएच में हमने देख लिया पी का क्या अर्थ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पीएच में पी किसका सूचक है। तो पीएच में पी है, जर्मन भाषा के एक शब्द है पुसांस यानी पोटेंज, जिसका अर्थ होता है शक्ति, जबकि H का अर्थ है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। अब यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं पीएच स्केल से। ये क्वेश्चन उठता है, क्या अम्लीय जो विलयन होते हैं, अम्लीय विलयन, कोई विलयन अम्लीय है तो हम जानते हैं अम्लीय विलयन में आर्रेनियस की संकल्पना के अनुसार कौन से आयन होते हैं? H+ आयन। H+ आयन खूब होते हैं, अम्लों में तो H+ आयन होते हैं। तो क्या अम्लों में केवल H+ आयन होंगे और कोई से आयन नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अम्लों में H+ आयनों के साथ साथ OH- आयन भी होंगे। अब ये कौन सी बात हुई, जबकि हम जानते हैं OH- आयन तो होते हैं क्षारों में, लेकिन अम्लों में भी OH- आयन होंगे, लेकिन उनकी संख्या H+ आयनों की तुलना में बहुत कम होने के कारण जो विलयन होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। जैसे हम बात करें, यहीं से ले लो, 0 pH वाला कोई विलयन है तो उसमें देखिए चौड़ाई किसकी सबसे ज़्यादा? H+ के लिए चौड़ाई सबसे ज़्यादा, इसका मतलब H+ बहुत है, लेकिन OH- आयन भी तो हैं। वो बात अलग है कि वो कम है, लेकिन है तो सही। तो यानी OH- आयन भी होंगे अम्लीय विलयनों में। ठीक इसी प्रकार हम क्षारीय विलयनों की बात करें, मान लो कोई विलयन का pH 9 है तो इसका मतलब वो क्षार होगा। 9 है तो यहाँ पर कौन से आयन ज़्यादा हैं? OH- आयन। देखिए यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है, लेकिन ऊपर भी तो है H+ आयन, इसका मतलब क्षारीय विलयनों में भी H+ आयन होंगे। तो ये कन्फ्यूजन दिमाग से निकाल देना है कि अम्लीय विलयनों में केवल H+ आयन होते हैं, क्षारीय विलयनों में केवल OH- आयन होते हैं। अम्लीय विलयनों में भी OH- आयन हो सकते हैं और क्षारीय विलयनों में भी H+ आयन हो सकते हैं। वो बात अलग है कि उनकी संख्या क्या होगी? कम होगी। अब हम बात करते हैं किसी विलयन के pH एवं उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में संबंध।
उसको हम देखेंगे विलयन का पीएच व H+ आयनों की सांद्रता में क्या संबंध होता है। संबंध की बात करें तो बच्चों किसी विलयन का जो पीएच होता है उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी विलयन का पीएच उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब उल्टा होता है। यदि किसी विलयन में H+ आयन बहुत ज़्यादा है तो समझ लीजिए उसका पीएच बहुत कम होगा। H+ आयन बहुत कम है तो समझिए पीएच होगा ज़्यादा। कैसे, देखिए यदि हमारे पास दो विलयन रखे हुए हैं, विलयन A और विलयन B, विलयन A और विलयन B, मान लो विलयन A का पीएच है 6 और विलयन B का पीएच है 8। अगर कोई हमसे पूछे कि इन दोनों विलयनों में से H+ आयन किस में ज़्यादा होंगे, तो ध्यान रखना H+ आयन किस में ज़्यादा होंगे, जिसका पीएच क्या होगा, कम होगा, उसमें H+ अधिक होंगे। तो पीएच कौन का कम है, विलयन A का। तो इसका मतलब विलयन A में H+ आयन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। उल्टा होता है, पीएच अधिक तो H+ आयन कम, पीएच कम H+ आयन ज़्यादा। जैसे बात करें, किसी ने बोल दिया कि एक विलयन है जिसका पीएच है 4, एक विलयन है जिसका पीएच है 12। अब आपसे पूछे बताइए किस में H+ आयन ज़्यादा होंगे, तो आपको जो पीएच कम होगा उसको टिक करना है, उसमें पीएच आयन वो H+ आयन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो बच्चों पीएच मापक्रम और उससे संबंधित कुछ छोटी बातें। अब हम पीएच की परिभाषा को देखेंगे। तो हाँ, तो बच्चों कुछ अम्लीय विलयन कौन कौन से हैं, जठर रस जिसके अंदर HCl अम्ल होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, यानी पीएच क्या होगा 7 से कम। नींबू का रस, टमाटर का रस, दूध, दही, ये सभी कैसे विलयन है, अम्लीय विलयन। अगर हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, नहीं तो इनको हम बता भी सकते हैं कितना कितना विलयन का, इन विलयनों का पीएच मान है। उदासीन की बात करें तो शुद्ध जल, ये रटा होना चाहिए। शुद्ध जल जो है वो उदासीन प्रकृति का होता है, विलयन 7 से अधिक वाले यानी क्षारीय प्रकृति वाले विलयन। रुधिर, ये आपके बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर में भी दे रखा है, इसका पीएच क्या है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी हमने देखा था एंटासिड के रूप में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 होता है। इन सभी का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है, अर्थात क्षारीय प्रकृति का है। अब हम चलते हैं पीएच की डेफिनेशन दें। पीएच क्या है, पीएच तो बोलते हैं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लिए लगा देते हैं बड़ा कोष्ठक, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक का मतलब लॉगरिथम, लॉग और लॉग का आधार 10 को क्या कहते हैं, पीएच। यहीं से इसकी डेफिनेशन बनेगी, यानी इसके फॉर्मूले और डेफिनेशन को एक साथ हम करेंगे। फॉर्मूले से ही डेफिनेशन हो जाएगी और डेफिनेशन से फॉर्मूला बन जाएगा। जो कैसे, एक बार दोबारा से, H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, बड़े कोष्ठक को बोलते हैं सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक यानी माइनस, लॉग का मतलब लघुगणक, और लघुगणक का आधार कितना 10, लघुगणक को क्या कहते हैं, पीएच। ये पीएच की डेफिनेशन हो गई और इसका फॉर्मूला हो गया, यानी लिख देते हैं। चलो, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अब हम जानते हैं H+ आयन जो होते हैं वो विलयन में मुक्त अवस्था में नहीं रहते। ये H+ आयन क्या करते हैं, ये बहुत क्रियाशील होते हैं। ये प्रोटॉन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण तेज़ी से पानी के साथ, जल के अणुओं के साथ क्रिया कर लेते हैं और एक नया प्रकार का आयन बना देते हैं, H3O+, H2 और 1 यानी H3, O तो है ये, O और ऊपर प्लस, ये पहुंच गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, यानी H+ आयन मुक्त अवस्था में ना पाया जाकर हाइड्रोनियम आयन की अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए हम इस
फॉर्मूले कोई सूत्र को चेंज भी कर सकते हैं। इस H+ अकेला तो पाया नहीं जाता, ये ऐसी रूप में पाया जाता है, इसलिए H+ को हटा के हम इसे भी लिख सकते हैं। तो नया फॉर्मूला बन जाएगा हमारा pH इज इक्वल टू -log10 हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता। हाँ तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कुछ चीज़ें अभी इसमें pH में रह गई हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।